माय डियर फ्रेंड, रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को संकलित किया गया है। आप आज के एग्जाम पैटर्न को भी देखिए। जो एनटीपीसी में प्रश्न आ रहे हैं वह कुछ हद तक पिछले ही पैटर्न पर बेस्ड हैं और कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट पिछले ईयर से भी उठा के डाले जा रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, इन सभी के साथ, म्यांमार, इन सभी के साथ हमारी सीमा रेखाएं लगती है। तो आपको बताना है सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो सही आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। चलिए कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरह से आपसे पूछा गया सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, फिर पूछा जाएगा दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, फिर पूछा जाएगा तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत में 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा है। यानी लैंड से भारत का जो एरिया घिरा हुआ है बॉर्डर, वो 15,106.7 किलोमीटर है। जबकि अगर तटीय भाग की बात करें, तटीय सीमा की बात करें, तो वह 7,516 किलोमीटर है। और इसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया। जो ये तटीय सीमा की बात हम कर रहे हैं 7,516, इसमें सारे के सारे द्वीप सम्मिलित हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी को सम्मिलित करके ये सीमा रेखाएं बताई गई है। पड़ोसी देश की अगर बात करें तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। आप किलोमीटर भी याद रखिएगा, और 1, 2, 3 नंबर पे जो कंट्री है उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो वह चीन के साथ है। कितना किलोमीटर? 3,488 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वह पाकिस्तान के साथ है, 3,323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल है 1,751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1,643 किलोमीटर, फिर भूटान 699 किलोमीटर, और फिर अफ़गानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। आप टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टराइज करके मैंने आपको बताया, और याद रखिएगा पहला सबसे लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ, दूसरा चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल जो है यह किस तरह की मिसाइल है? पहला ऑप्शन है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या मिसाइल प्रणाली ही नहीं है। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है आकाश, और यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसका रेंज भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 25 किलोमीटर के लगभग इसका रेंज है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। वैसे भी देखिए, सतह मतलब धरती, धरती से आप आकाश की तरफ जाइएगा तभी वह सतह से हवा में जाएगा। तो इसका नाम भी कुछ उसी प्रकार से रखा गया है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। इसको तो आप सभी जानते होइएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है यह किस भारतीय शहर में स्थित है, जबकि यह यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कोलकाता में स्थित है यह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। चूँकि यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हम देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित स्मारक है,
जो रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसकी स्थापना किसने किया था? अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में की थी। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न कहाँ पे है विक्टोरिया मेमोरियल? कलकत्ता में। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यह किस चीज़ का बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ। ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला दोनों से बना हुआ यह एक अद्भुत संगम है। लास्ट लाइन भी बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिटिश और मुगल कला वास्तुकला शैली से बना हुआ कलकत्ता में कौन सा मेमोरियल है? तो वहाँ पे आपका सही आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल। यानी 3 प्रश्न यहाँ से उठते हैं। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है यह एक चिकित्सीय उपकरण है। दूसरा, यह एक गैर चिकित्सीय उपकरण है। तीसरा, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन लेवल को मापने के लिए किया जाता है। आपका सही आंसर जो होगा वह ए नंबर होगा। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है और इसका उपयोग जो होता है यह डायबिटीज कंट्रोल के लिए पहले उपयोग यूरिन मेथड का किया जाता था। अब जो है डायबिटीज कंट्रोल के लिए इस ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इजीली यूज में होता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। इसे 1970 ईस्वी में खोजा गया था और 1980 तक आते आते यह काफ़ी फेमस हो गया था। इसका कारण क्या था? ग्लूकोमीटर का आविष्कार से पहले डायबिटीज का अगर टेस्ट करना रहता था तो उसमें हम यूरिन टेस्ट के आधार पर मापा जाता था। और यह किस मेथड पर आधारित होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पर काम करता है। और इसमें हाई ब्लड शुगर जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। अब यह भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा हाई ब्लड शुगर को क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसके स्तर को मापने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा ग्लूकोमीटर का आविष्कार कब हुआ? 1970 ईस्वी में। इसका उपयोग क्यों फेमस हुआ? कारण था यूरिन टेस्ट पहले उसके द्वारा ब्लड शुगर को मापा जाता था, यानी डायबिटीज को मापा जाता था। लेकिन बाद में इसका उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा क्योंकि यह इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पर काम करता है। आगे की बात करें अगर, तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? आपसे यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। हाई ब्लड शुगर लेवल को हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इसे भी मापने के लिए इस यंत्र ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। संसद के किस सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल क्या कहलाता है? तो यह विश्रांति कहलाता है। संसद के मेनली 3 सत्र होते हैं। पहला जो होता है वो बजट सत्र होता है। बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और मई के बाद 1 महीने का गैप होता है। इसे ही हम विश्रांति कहते हैं। यानी जून में कोई भी सत्र नहीं चलता है, जून छुट्टी। और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना आगे फिर से एक सत्र होता है। चूँकि 1 जुलाई के लगभग हमारे यहाँ मानसून का आगमन होता है, इसीलिए इस सत्र को हम जुलाई में स्टार्ट होकर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना चलता है और इसे हम मानसून सत्र कहते हैं। सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर 1 महीने का गैप होता है जिसे हम विश्रांति कहेंगे। और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर या 2 महीने एक और सत्र चलता है जिसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। यानी संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर। ये 2 महीने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। हाँ, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। निम्न में से कौन सा संसद सत्र नहीं है?
उसमें समर सत्र आपको दिया रहेगा। तो समर सत्र कुछ भी नहीं होता है, बस 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा दूसरा मॉनसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि 2 महीने के लिए नवंबर दिसंबर में होता है। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था, तो कौन थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष? डॉक्टर एस राधाकृष्णन या राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्योंकि ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, तो यही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको मालूम ही होगा, 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है? यानी किस राज्य का निम्नतम लिंग अनुपात है? किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका सही आंसर होगा हरियाणा जो है वह सही आंसर होगा। चलिए कुछ और डिटेल देखते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था वह 943 था। इसका मतलब हुआ कि 1000 पुरुष को की अगर गणना किया गया तो उसमें से 943 महिलाएं आई। यानी 1000 पुरुष के लिए सिर्फ 943 महिलाएं ही हैं भारत में। ये लिंगानुपात होता है। और महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में हमेशा कम रही है, क्योंकि आप जानते हैं भ्रूण हत्या जो हो जाता है, बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है, इसकी वजह से महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ही कम रही है, 879 के लगभग रही है। 1000 पुरुष अगर हैं तो उनमें 879 इतने ही महिलाएं रही है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो वह केरल है, क्योंकि वहाँ शिक्षा भी ज़्यादा है। ये फैक्टर ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, बट केरल का जो लिंगानुपात है वह ज़्यादा है। हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही कम है, 879। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बर्मुडा, हांगकांग। सही आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ग्रीनलैंड जो है यह न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। अगला जो प्रश्न है वह है सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को डैश फसलें कहते हैं? तो यह रबी फसल ही होगा, क्योंकि सर्दी के मौसम अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो आप याद रखिएगा रबी फसल के अंतर्गत जो आते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? याद रखिएगा सरसों, गेहूँ, ये सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि खरीफ फसल की अगर बात होगी तो मक्का जो है वह खरीफ का प्रमुख फसल है। उकाई बांध डैश में स्थित है? उकाई बांध यह गुजरात में स्थित है और उकाई ताप्ती नदी पर बनाया गया यह बांध है, उकाई बांध। अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, क्योंकि इसका जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो यह वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और लगभग 10 दिन तक चलने वाला यह प्रोग्राम है। 1 से 10 दिसंबर के लगभग यह प्रोग्राम चलता है, जिसमें हर एक कल्चरल जो पार्ट होता है उस देश का, उस राज्य का, यानी नागालैंड राज्य का जितना भी कल्चरल फेस्टिवल होता है सारे का आयोजन किया जाता है और यह त्योहारों का त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। अगर बात करें हॉर्नबिल की तो यह एक पक्षी भी है। ESIC का विस्तार क्या है? एम्प्लॉयज स्टेट इंडिया कॉर्पोरेशन। छोड़िए मैं आंसर ही बताता हूँ, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह ESIC का फुल फॉर्म होता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह आपातकालीन स्थितियों में जो सरकार, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको यह सहायता प्रदान करता है।
लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, बट इसकी जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया ही समझाता हूँ। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वह लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं और अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जो लोकसभा की कार्यवाही को बढ़ाते हैं। यानी कल अगर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है तो आज महासचिव जो लोकसभा के होंगे वह अनाउंस करेंगे और उसमें से एक दो आदमी, जितना आदमी को, जैसे मैं अपने बगल वाले साथी को लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करना चाहता हूं तो मैं उसका प्रस्ताव पेश करूंगा। इस तरह से अगर एक ही प्रस्ताव होता है तब चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है, तब उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर मतलब कंपटीटर में जैसे मैंने किसी आदमी को प्रस्ताव दिया कि ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, बगल में बैठे हुए कोई सांसद दूसरे आदमी का प्रस्ताव अगर पेश कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में चुनाव होता है और उसमें लोकसभा के सदस्य ही शामिल होकर बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक से अधिक प्रस्ताव होने पर किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बहुमत प्रक्रिया के द्वारा। और अगर एक ही प्रस्ताव अगर दिया गया अध्यक्ष के लिए तो सर्वसम्मति से होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन अभी उम्मीदवार के रूप में होंगे, इसकी घोषणा एक दिन पहले लोकसभा के महासचिव के द्वारा किया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। आपको मालूम ही होगा, यह सुंदरवन डेल्टा का ही एक पार्ट है, राष्ट्रीय उद्यान। और सुंदरवन डेल्टा जो है वह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो मालूम ही होगा, तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना है। कुछ फैक्ट्स तेलंगाना राज्य के लिए। कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य बना। कितना? 29 नंबर का राज्य बना। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चंद्रशेखर राव। और आज भी यही मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के कितने ज़िले में से तेलंगाना में कितना ज़िला चला गया है? आंध्र प्रदेश पहले था, उसमें 23 ज़िला थे जिसमें से 10 ज़िला अलग हो गया और वह तेलंगाना बना। मूल रूप से ये जो थे ज़िले, 10 ज़िले, ये निज़ाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, इसीलिए यह अलग होने की मांग करता था। और 23 आंध्र प्रदेश के 23 में से 10 ज़िले अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014 ईस्वी को। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है वह 1/T यानी 1/, आवर्तकाल के बराबर होता है। यानी सीधा हम कहें तो आवृत्ति आपको जितना दिया रहेगा, अगर आवृत्ति 5 दिया हुआ है तो आवर्तकाल जो हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 हो जाएगा आपका आवर्तकाल। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो आपको मालूम ही होगा, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। सेंटियागो जो है यह चिली की राजधानी है। बीजिंग यह चीन की राजधानी है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या था? यह हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह मेजर ध्यानचंद थे। और इनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। राष्ट्रपति
2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 2 है। क्या किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? सार्वजनिक उपक्रम, पीएसयू का या केंद्रीय एजेंसियों का? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, बी जो है केवल राज्य सरकार का, केवल केंद्र सरकार का। तो सही आंसर डी नंबर है। केंद्र सरकार के हर एक खातों को कैग, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान यानी जितने भी सार्वजनिक पीएसयू हैं उन सभी का लेखा परीक्षण करता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आप वो पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सीजीए और सीएजी इन दोनों में डिफरेंस भी बताया है। पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है? तो यह चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह के लेंस होते हैं, आपको बताना है कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ या आईपीसी। कौन सा लेंथ है? आंसर तो आपको दिख ही रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं सूक्ष्मदर्शी का फोटो दिखाता हूँ और ये आपको बताता हूँ 2 तरह के लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ये 2 तरह के लेंस कहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। स्क्रीन पे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा, जहाँ पे एरो में आपको आईपीस ऊपर के साइड लिखा हुआ है, वहाँ पे आप आँख को रखते हैं। और जो नीचे में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वह जो वस्तु को आप रखते हैं, जिसको देखना होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वह ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। आपसे पूछा गया था उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो वह ऑब्जेक्टिव लेंस में बनता है। आईपीस का जो लेंस होता है वहाँ से सिर्फ आप देखने का काम करते हैं। तो आपने देखा 2 तरह के लेंस। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कितने तरह के लेंस ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते हैं? 2 तरह के, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? तो यह बंगाल में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, तेभागा आंदोलन। तो ये रहा स्क्रीन पे। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और यह कितने ईस्वी में हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। और यह सर्वाधिक सशक्त आंदोलन माना जाता है क्योंकि किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाने के लिए कहा था, 1/3 करने के लिए बोला था। और इसमें यह आंदोलन जो था मुख्यतः जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। तो यह महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी, जो भी आप पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए अगर आप करते हैं तो उसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि तेभागा आंदोलन किस तरह का आंदोलन था या फिर उसके नेता कौन थे। कंपाराम सिंह और भवन सिंह ये दोनों उसके महत्वपूर्ण नेता थे। और किया क्यों गया था? फ्लाइट कमीशन एक बनाया गया था जिसके तहत जो खेती का जो कर देना पड़ता था बटाईदार को, जोतदार को, इन जोतदार के विरुद्ध बटाईदार को जो देना पड़ता था उसमें उस कर को घटाकर 1/3 करने के लिए कहा गया। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। प्रसिद्ध नेता कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? गंगटोक, दिसपुर, गुवाहाटी, आइजोल। तो आपको मालूम ही होगा सी नंबर गुवाहाटी जो है असम की राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर है। यह गुवाहाटी वहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है। तो यह गुवाहाटी जो है यह उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है।
सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल। दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल में कौन से खेल जो हैं वह सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैक जो होगा वह शीतकालीन ओलंपिक खेल के अंतर्गत आता है। पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा सम्मिलित किया गया था। यानी पंचायत के बारे में आपको मालूम ही है, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो कितना संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। 73वां संविधान संशोधन। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो युद्ध था यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। यह निर्णायक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी यूरोपियन शक्ति भारत में आए थे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इन दोनों में सबसे ज़बरदस्त जो सत्ता के लिए युद्ध हुआ, यानी यहाँ पे आधिपत्य जमाने के लिए यहाँ पर व्यापार कौन करेगा, इसके लिए जो युद्ध हुआ, यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में सबसे ज़बरदस्त युद्ध हुआ था। इसे ही हम वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है दुनिया का अन्न भंडार, मानव जाति का उद्धारक, लाखों लोगों का भविष्य या फिर मानसून पर दाव। तो सही आंसर जो है यह मानसून पर दाव भारतीय कृषि को कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय और खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को डैश भी कहा जाता है। जैसे आपने बेंजीन का फॉर्मूला देखा होगा या बेंजीन का जो आप रासायनिक फार्मूला जब आप लिखते हैं तो आप पूरी तरह से एक डब्बा बनाते हैं और उसको क्लोज करते हैं। तो वो जो होते हैं उनकी उसे हम चक्रीय कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। और जब अचक्रीय यौगिक की बात करें तो उसे हम एलिफेटिक, साइंटिफिक भाषा में उसे हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका संरचना, नाभिक, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कौन सा है जो सिर्फ पौधों में पाया जाता है? तो सही आंसर भी है डी नंबर ही, कोशिका भित्ति जो है या पौधों में ही सिर्फ पाया जाता है। एनिमल यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में, चूँकि पौधे में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल ये तनाव जो रहता है उसको पूरा करना रहता है कि पौधा सही से खड़ा हो पाए, तो इसके लिए कोशिका भित्ति एक अलग से सेल वॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो ये मालूम ही होगा, गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। सुबनासिरी, मानस, जास्कर, ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों में सुबनासिरी और मानस यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। सुबनासिरी तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी भी है और मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जबकि अगर बात हो जास्कर की तो यह सिंधु की सहायक नदी है। याद रखिएगा, सुबनासिरी और मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जास्कर सिंधु की सहायक नदी, गंडक गंगा की सहायक नदी है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वह आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डैश तक जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है यह दिल्ली से अमृतसर के बीच जाता है। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है दूसरा आयोग। पहला आयोग मैं बताता हूँ, आर्य सरकारिया आयोग जो था, जिसके तहत सरकारिया कमीशन बनाया गया था और यह जो था केंद्र और राज्य के बीच में संबंध निर्धारण करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय ये होता है, कितना दिया जाएगा राज्य को,
वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा। ये सभी चीज़ों के लिए संबंध बनाने के लिए आरस सरकारिया कमेटी जो थी वो पहली कमेटी थी। आपसे पूछा गया है दूसरी कमेटी, याद रखिएगा MM पुंछी कमेटी जो था यह दूसरी कमेटी थी। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? ये तो आप सभी को मालूम होगा, यह क्रिकेट से संबंधित वर्ड है मैडन ओवर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से जुड़े हुए नहीं हैं? उसेन बोल्ट, PT उषा, पंकज आडवाणी, हिमा दास। आपको मालूम ही है उसेन बोल्ट अभी हाल ही में बहुत पदक इन्होंने जीता है। PT उषा भारत की उड़न परी कहलाने वाली, हिमा दास इसने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पंकज आडवाणी इस खेल से संबंधित नहीं है, दौड़ से रेसिंग से संबंधित नहीं है, यह स्नूकर से संबंधित हैं। काम करने और ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? यानी ऊर्जा स्थानांतरण की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है यह वाट में होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के त्वरण के अंतर्गत जो विद्युत आवेशित कण को प्रेषित किया जाता है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। यह प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें चेंजिंग लाया जा सकता है, बट ये कौन से संविधान के बहुमत के द्वारा, मतलब कौन से संसद के बहुमत के द्वारा? संसद के जो बहुमत होते हैं वह साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, अन्य कई प्रकार होते हैं, पूर्ण बहुमत, ये सभी प्रकार उसके हैं, जिसमें से संसद के विशेष बहुमत के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में चेंजिंग लाया जा सकता है। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन तथा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? तो इसे हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे मतलब एक नए किस्म के पौधे को बनाया जाता है जिसमें उच्च विटामिन, प्रोटीन और अधिक वसा पाई जाए, वैसी फसलें उपजाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत राज्य मंत्री तथा जितने भी मुख्य पद पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके शपथ की बात 3री अनुसूची में की गई है। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के बारे में बताया गया है। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक अनुपात तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। हाइड्रोलिक तनाव और जो रिलेटेड आयतनिक तनाव होता है उसके अनुपात को हम आयतनिक प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार या राज्य के राज्यपाल के पास होता है। यह सही है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 31 के साथ।